लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये पढ़ा था कि ऑप्टिमाइजेशन किसको कहते हैं। ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ करना, यानी कि अगर आपको गिवन सिचुएशन दे दी जाए उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज़ कैसे किया जा सके। फॉर एग्जांपल आपको 5 लेबर के बंदे दे दिए गए और 2 मशीन्स दे दी गई, उनको कैसे यूज़ करें, कैसे उनकी डिमांड करें, कितनी डिमांड करें और कितनी प्रोडक्शन करें कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसी तरह हमने वो ऑप्टिमाइजेशन की। उसके बाद हमें एंड पे मिला था प्रॉफिट फंक्शन, जो कि फंक्शन बना था हमारा इनपुट प्राइसेस का और आउटपुट प्राइस का। इसको लिखते हैं ऐसे हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट पाई से इस तरह डिनोट करते हैं। फंक्शन है एफ लिखने के बजाय जो अच्छी बुक्स हैं जिस तरह वॉल्टर निकल्सन है या वेरियन है माइक्रो एनालिसिस वाली, तो वो इस तरह आप उसी को लिख दो। इस तरह हमें ईजी रहता है कि फंक्शनल फॉर्म याद रखने में कि ये किस चीज़ का फंक्शन है। ओके, बजाय एफ लिखने के हमें उसी वेरिएबल को लिख दिया जाता है। तो प्रॉफिट फंक्शन है इनपुट प्राइसेस का और आउटपुट प्राइस का। जब भी वर्ड इनपुट प्राइसेस बोलूँगा तो डब्ल्यू आई इनपुट प्राइसेस है, यानी कि लेबर और कैपिटल की प्राइसेस, और पी है आउटपुट की प्राइस, जो कि चीज़ आप सेल कर रहे हो। प्रॉफिट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट हैं, 3-4 तरह की हैं, लेकिन हम 3 प्रॉपर्टीज़ करेंगे जो कि मेजॉरिटी बुक्स में होती हैं और उनके मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है प्रॉफिट फंक्शन इज़ होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 इन इनपुट प्राइसेस एंड आउटपुट प्राइस। होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 है, इसका मतलब ये है अगर इनपुट प्राइसेस और आउटपुट प्राइस, यानी कि इस प्रॉफिट फंक्शन के अंदर जो प्राइसेस हैं उसको अगर डबल कर दिया जाए तो प्रॉफिट भी डबल हो जाएगा। 1-to-1 रिलेशनशिप है, डिग्री 1 है। अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है। अ होमोजीनियस फंक्शन इज ए फंक्शन सच दैट इफ ईच ऑफ द इनपुट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k, देन दैट k कैन बी फैक्टर्ड आउट कंप्लीटली। यानी कि आपका कोई भी फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन के अलावा भी कोई भी फंक्शन है, अगर आपने ये चेक करना हो कि वो होमोजीनियस है या नहीं है, उसके अंदर जितने वेरिएबल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें किसी कांस्टेंट से। कांस्टेंट का नाम यहाँ पे मैंने k रख दिया है, आप c रख दो, आप l रख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। k से मल्टीप्लाई कर दिया, जब आपने k से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर तो वो k कॉमन आ जाए इजीली कॉमन आ जाए, तो उसे कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन। और जब वो कॉमन आएगा तो उसकी जो पावर होगी ना, वो बताएगी कि क्या डिग्री है उसकी होमोजेनिटी की, क्या डिग्री है, ठीक है। इसकी एग्जांपल करते हैं, फिर ज़्यादा समझ आएगी। फॉर एग्जांपल ये कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। कॉब और डॉगलस ने एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया था। वाई फंक्शन है लेबर और कैपिटल का, और इस साथ में बीटा नॉट है। कोई और चीज़ें भी हैं जिससे आउटपुट कम या ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल एफिशिएंसी कह लो। खैर, ये एक प्रोडक्शन फंक्शन है। हमने ये चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। इसमें जितने वेरिएबल्स हैं उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें कौन से वेरिएबल हैं, लेबर है और कैपिटल है। इसको मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ। कांस्टेंट मतलब गिनती का कोई भी लफ्ज़, काउंटिंग का कोई भी डिजिट। वो अब नहीं पता कितना है। फ़र्ज़ करें आपने कैपिटल और लेबर डबल करना है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों का। अगर आपने 3 गुना करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी हमें नहीं पता कितना चेंज करना है तो हम जैसे उसको k लिख देते हैं। ये फंक्शन था, ये चेक करना होमोजीनियस है कि नहीं। इसको k से मल्टीप्लाई कर दिया, लेबर को भी k से मल्टीप्लाई कर दिया, कैपिटल को भी k से मल्टीप्लाई कर। ये कैपिटल k वाला है, ये कैपिटल कांस्टेंट वाला है, इसलिए जो आपने जिससे मल्टीप्लाई करना सोच के करना। c से कर लेते तो अच्छा था, तो इससे मिक्सिंग नहीं होनी थी। खैर ये भी कोई इशू नहीं है, इससे भी हो जाएगा, ठीक है, हो गया मल्टीप्लाई। अब अगर ये k कॉमन आ गया तो ये होमोजीनियस है। सबसे पहले तो इसकी ब्रैकेट खोलो, b नॉट, इसी तरह k की पावर भी बीटा 1 आ गया, l की b1 आ गया, l की पावर भी b1 आ गया, k2 की पावर भी b2 आ गया, और कैपिटल वाले k की पावर भी b2 आ गया, ठीक है। अब देखो ये k स्मॉल k है जो हमने जिससे मल्टीप्लाई किया था, ये k और ये k, ये भी स्मॉल k है जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था। दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऐसे होता है ना, जब दो एक वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये वही हुआ, k की पावर बीटा 1 मल्टीप्लाई बाय k की पावर बीटा 2, तो k और k से मल्टीप्लाई हुआ तो पावर ऐड होगी b1 प्लस b2। बाकी क्या बच गया, बीटा नॉट। बाकी क्या बच गया, l की पावर b1। बाकी क्या बच गया, k की पावर b2। अब देख सकते हैं आप कि k से मल्टीप्लाई किया था और वो k ईजिली फैक्टर आउट हो गया, बाहर आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस की डिग्री कितनी है, ये डिपेंड करता है b1 प्लस b2 पे किसके इक्वल है। अगर b1 प्लस b2 1 के इक्वल है तो इसे कहेंगे होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1।
अगर B1 प्लस B2 0 के इक्वल है तो होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0, अगर B1 B2 3 के इक्वल है तो होमोजीनियस ऑफ डिग्री 3। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ? होमोजीनियस का मतलब है कोई वेरिएबल, कोई आपका फंक्शन है, उसको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। फैक्टर से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि उतने गुना उनको चेंज किया। अब यहाँ पे मैंने k गुना कैपिटल और k गुना लेबर को चेंज किया, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि इतने गुना चेंज k करने से हमारी आउटपुट कितने गुना चेंज हुई, तो वो डिपेंड करता है इसकी पावर के ऊपर, ठीक है। अब वापस प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्रॉफिट फंक्शन की जो पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 इन इनपुट प्राइसेस एंड आउटपुट प्राइस। यानी कि अगर प्रॉफिट फंक्शन के इनपुट प्राइसेस और आउटपुट प्राइस को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और वो कांस्टेंट कॉमन आ जाए, जो कि कॉमन आएगा, और वो कॉमन की पावर डिग्री 1 है। ये 1 का मतलब ये है कि अगर इसके इनपुट को, सारी प्राइसेस को, इनपुट प्राइस आउटपुट प्राइस जो भी प्राइसेस हैं, इनको डबल कर दिया जाए तो प्रॉफिट भी डबल हो जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, बस इतना सा है। आपने ये भी एक एग्जांपल लिखने हैं कि होमोजीनियस, पहले होमोजीनियस कहते किसको हैं ये लिख दें, फिर होमोजीनियस की एक एग्जांपल लिखते हैं कि इस तरह का होमोजीनियस होता है, और फिर ये लिखते हैं कि इट मीन्स डबलिंग ऑल प्राइसेस इनपुट, अगर सारी प्राइसेस को जो इनपुट प्रॉफिट फंक्शन में है उसको डबल कर दे तो हमारा प्रॉफिट भी डबल हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी, प्रॉफिट फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजेस इन इनपुट प्राइसेस। इस लाइन का मतलब क्या है? जो प्रॉफिट फंक्शन है ये मोनोटोनिकली डिक्रीज होगा इनपुट प्राइसेस से। यानी कि इनपुट क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। इनपुट की प्राइसेस क्या होती है? वेजेस, रेंट। अगर वेजेस, रेंट वगैरह जो भी है इनपुट प्राइसेस, अगर ये ज़्यादा हो जाएं तो प्रॉफिट कम होगा। ये प्रॉफिट फंक्शन की प्रॉपर्टी है। कॉमन सेंस की भी यही बात है। अगर लेबर और कैपिटल आपको महंगा मिलेगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी तो कम होगा ना। लेकिन इकोनॉमिक्स वाले कहते हैं हम इस तरह स्टेटमेंट को नहीं मानते, इसका मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए हमें। अब हमने इसको प्रूफ करना है स्टेटमेंट को, कि क्या जब चीज़ें महंगी हो जाएं, लेबर और कैपिटल, प्रॉफिट कम होता है या नहीं होता, उसी को हम करने लगे हैं, ठीक है। प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, पहले पढ़ चुके हैं। रेवेन्यू क्या होती है? प्राइस को प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि अगर आपने 10 शर्टें बनाई हैं, एक शर्ट की कीमत 5 रुपये है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 50 रुपये आपकी रेवेन्यू होगी। रेवेन्यू ये होगी माइनस इनपुट। अब कॉस्ट क्या होती है? पहले इनपुट का खर्चा प्लस दूसरे इनपुट का खर्चा प्लस तीसरे इनपुट का खर्चा प्लस चौथे इनपुट का खर्चा एंड सो ऑन। यानी कि लेबर का खर्चा, कैपिटल का खर्चा। खर्चे कैसे निकलते हैं? फ़र्ज़ करें ये x1 है लेबर, 2 बंदे आपने लेबर के लगाए, 800 रुपये के लिहाज से आपने उनको पैसे दिए, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 1600 रुपये आपके लेबर के खर्चे हुए। तो ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए हम ये जस्ट ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम सिर्फ हमारे जो प्रोडक्शन है ना उसमें सिर्फ 2 ही इनपुट हैं, x1 और x2, ज़्यादा नहीं ले रहे, ठीक है। ज़्यादा भी ले लें तो कोई इशू नहीं है। अब हमने देखना है कि प्रॉफिट कैसे चेंज, हमने देखना है प्रॉफिट कैसे चेंज होगा अगर इनपुट प्राइसेस चेंज हो जाएं। यही है ना हमारी प्रॉपर्टी। तो हमने करना क्या है? अब ये देखना है कि प्रॉफिट के चेंज होने से, इनपुट प्राइस के चेंज होने से प्रॉफिट किस तरह चेंज होता है। तो हमें क्या करना होगा? प्रॉफिट का डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू इनपुट प्राइस। लेकिन इससे पहले मूव करने से पहले हमें ये देखना चाहिए, ये तो सिंपल प्रॉफिट की इक्वेशन है, तो प्रॉफिट फंक्शन कैसे बनेगा? हमने पहले पढ़ा था पिछली वीडियो में कि इनपुट डिमांड फंक्शन और आउटपुट सप्लाई फंक्शन को अगर प्रॉफिट फंक्शन में, प्रॉफिट इक्वेशन में पुट कर दें तो प्रॉफिट फंक्शन बनता है। यानी कि वाई की जगह आउटपुट सप्लाई फंक्शन आएगा, और जिधर जिधर x1 है जिसे आप इनपुट डिमांड फंक्शन कहते हैं, ये इनपुट डिमांड फंक्शन बन जाएगा, और x2 भी इनपुट डिमांड फंक्शन बन जाएगा। ये देखें क्या किया मैंने। अब ये प्रॉफिट फंक्शन है, ये प्रॉफिट की इक्वेशन थी। कैसे हुआ? p उसी तरह आ गया, y ये सिंपल y था, इसकी जगह हमने आउटपुट सप्लाई फंक्शन जो निकाला था वो पुट किया। आउटपुट सप्लाई फंक्शन किस चीज़ का फंक्शन होता है? इनपुट प्राइसेस का और आउटपुट प्राइस का। हमने उसी तरह लिख दिया फंक्शनल फॉर्म, माइनस w1 इसी तरह। x1 सिंपल था, अब उसका इनपुट डिमांड फंक्शन लिख दिया। ये भी किस चीज़ का फंक्शन है? इनपुट प्राइसेस का और आउटपुट प्राइस का। अगेन w2 इसी तरह। x2 अगेन, x2 किसका फंक्शन बना था? इनपुट प्राइसेस का और आउटपुट प्राइस का, वो भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। प्लस माइनस माइनस मैंने ब्रैकेट भी खोल दी। ये मैंने फंक्शनल फॉर्म लिख दी है, ये लिखनी ज़रूरी है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन लिखना ज़रूरी है। लिखना क्यों ज़रूरी है? जब हमने डेरिवेटिव्स लेने हैं तो हमें पता हो y किस किस चीज़ का फंक्शन है, x किस किस चीज़ का फंक्शन है, x2 किस चीज़ का फंक्शन है, ताकि हमें डेरिवेटिव लेने में ईजी हो। ये बस आपने एक दफ़ा फंक्शनल फॉर्म लिख देनी होती, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले इधर लिख दो, फिर सारी कैलकुलेशंस करो, एंड पे जो आंसर आए उधर दोबारा लिख दो, ठीक है। अच्छी बुक वाले, अच्छे ऑथर ऐसे ही करते हैं, इस तरह टाइम भी बच जाता है और ये अजीब व गरीब शक्ल नहीं बनती, ठीक है।
अब ये देखें मैंने क्या किया, ये सिंपल प्रॉफिट की इक्वेशन थी, ये प्रॉफिट फंक्शन बन गया। क्या किया इसके अंदर, y की जगह आउटपुट सप्लाई फंक्शनल फॉर्म लिख दी है, x1 की जगह इनपुट डिमांड की फंक्शनल फॉर्म लिख दी है, x2 की जगह इनपुट डिमांड फंक्शनल फॉर्म लिख दी है। अब हमने करना क्या है, हमने डेरिवेटिव लेना है किस चीज़ का, कि प्रॉफिट में हमने चेंज देखना है ड्यू टू इनपुट प्राइसेस। यही प्रॉपर्टी है ना, अगर आप पीछे आए तो हमने देखना है कि प्रॉफिट किस तरह रिएक्ट करेगा अगर इनपुट की प्राइसेस चेंज हो जाएं। तो यानी कि हमने लेना है डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू डेरिवेटिव ऑफ इनपुट प्राइस। लेकिन डेरिवेटिव लेने से पहले हमें थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन करना होगी। ये देखें, ये p है मल्टीप्लाई बाय y है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगता है। ये भी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल, ये भी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगता होता है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, किसी को एक पहला फंक्शन कह दो, किसी को दूसरा फंक्शन कह दो, आप अपना नाम खुद रख लो। मैंने इसको, इस वाले को फर्स्ट फंक्शन कह दिया और इसको मैंने सेकंड कह दिया। अगर आप इसको फर्स्ट कह देते हो, इसको सेकंड कह देते हो, फिर भी ठीक है, आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी रखें, क्योंकि बिल्कुल सेम कैलकुलेशंस होंगी, कोई आपको पता लग जाएगा कैसे। अभी आगे चलते हैं। मैंने इसको पहला फंक्शन रखा है, इसको दूसरा, इसी तरह इसको पहला, इसको दूसरा, इसको पहला, इसको दूसरा। रूल क्या है, अब मुझे करना क्या है, मुझे ये प्रॉफिट की इक्वेशन है मेरी, वही जिसको फर्स्ट सेकंड मैंने नाम दे दिए। अब मुझे प्रॉफिट फंक्शन में चेंज देखना है ड्यू टू किसी भी इनपुट प्राइस के। इनपुट प्राइस कौन सी हैं, वेज या रेंट। मैं वेज की रिस्पेक्ट से ले लेता हूँ, एक ही प्रॉपर्टी हम प्रूव कर लेते हैं ना, एक ही की रिस्पेक्ट से करना होता है, प्रॉपर्टी एक ही प्रूव करनी होती है। तो चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन W1। अगर तो इसका आंसर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आया आंसर, तो क्या मतलब बनेगा, प्रॉफिट में जो चेंज है इनपुट प्राइस की वजह से वो नेगेटिव है, यानी कि जैसे जैसे इनपुट प्राइस बढ़ेंगी प्रॉफिट कम होगा। अगर तो नेगेटिव आंसर आ गया तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, अगर पॉजिटिव आंसर आ गया तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं हुई, ये गलत है प्रॉपर्टी। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। ओके, अब हमने डेरिवेटिव लेना है इस चीज़ का, किसका, प्रॉफिट फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू W1। तो क्या रूल लगेगा, देखिए दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल, दोनों मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे है, पहला इसी तरह, दूसरे का डेरिवेटिव कैसे। अब ये मैंने आपको कहा था फंक्शनल फॉर्म सिर्फ इधर लिखने के लिए है, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ y लिख दो। पहला इसी तरह, दूसरे का डेरिवेटिव dp ओवर dW1, किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, ये जो यहाँ पे लिखा है उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। पहला इसी तरह, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इसी तरह पहले का डेरिवेटिव। पहला क्या है, y। अब हमने y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू W1। लेकिन एक बात याद रखें कि जो y है ये प्रोडक्शन फंक्शन है। प्रोडक्शन फंक्शन किस चीज़ का फंक्शन होता है, प्रोडक्शन फंक्शन होता है, y फंक्शन है कैपिटल और लेबर का। यानी कि ये देखें नीचे, रिमेंबर दैट y किस चीज़ का फंक्शन होता है, इनपुट का। इनपुट किसका फंक्शन होता है, आगे W का। W क्या है, इनपुट प्राइसेस। सिंपल सी बात है, जब भी आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, कैसे प्रोड्यूस होगी, आपको कैपिटल, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए। फ़र्ज़ करें हमें लेबर चाहिए, तो ये जो प्रोडक्शन है 1 वाली y की, ये डिपेंड करती है लेबर पे। और लेबर कहाँ से आएगा, ये लेबर की डिमांड कहाँ से होगी, हम लेबर की प्राइस देखेंगे क्या है। लेबर की प्राइस क्या है, लेबर की प्राइस है W। तो W, तो इसका मतलब y फंक्शन है x का, x आगे फंक्शन है W का। तो इसका मतलब अगर आपने y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू W1 तो आप डायरेक्टली नहीं ले सकते। पहले आपको y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना होगा, फिर x का विद रिस्पेक्ट टू W लेना होगा। यानी कि y से W तक आने के लिए आपको x की चेंज से होके गुजरना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू W1, देखें, करली y ओवर करली x1 डॉट dx1 ओवर dW1। क्या मतलब बना, इसको पढ़ते कैसे हैं, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट। लेबर या कैपिटल जो भी इनपुट है उसको चेंज करेंगे तो आउटपुट चेंज होगी ना। अब जो हमने लेबर या इनपुट चेंज करनी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो आगे डिपेंड करती है उनकी कीमतों पे। इसलिए ये बात मैं बोल रहा हूँ कि डेरिवेटिव ऐसे होगा, करली y ओवर करली x1 डॉट dx1 ओवर dW1। यानी कि y का विद रिस्पेक्ट टू W1 डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि y फंक्शन है पहले x का, फिर x आगे फंक्शन है W का। तो पहले आपको y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना होगा, फिर x का आगे W1 के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना होगा। अब हमारे इनपुट कितने हैं, x1 है और x2 है। ये x1 के रिस्पेक्ट से तो डेरिवेटिव आ गया, प्लस अब दूसरा एक और भी है ना इनपुट दूसरा,
उसकी रिस्पेक्ट से भी डेरिवेटिव लेना है। वो कैसे होगा, करली y ओवर करली x2 डॉट dx2 ओवर dw1। अगेन चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन सेकंड इनपुट, और जो चेंज इन सेकंड इनपुट ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ फर्स्ट इनपुट। यानी कि हम कर क्या रहे हैं, हमने हर चीज़ में चेंज देखना है ड्यू टू W1 पहले इनपुट की प्राइस के। आई होप आपको ये डेरिवेटिव समझ आ गया है। ठीक है, कैसे हुआ है, पहला इसी तरह दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इसी तरह ही p पहले का डेरिवेटिव। y में y किस चीज़ का फंक्शन है, x1 का और x2 का, तो इसलिए हमें दो डेरिवेटिव लेने पड़े। कौन कौन से, x1 के रिस्पेक्ट से और x2 के रिस्पेक्ट से। इधर हमें इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें कोई इस तरह का चक्कर था नहीं। आगे चलते हैं, माइनस साइन इसी तरह, अगेन दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x1 पहला इसी तरह दूसरे का डेरिवेटिव dw1 ओवर dw1। ठीक है, पहला इसी तरह दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इसी तरह पहले का डेरिवेटिव dx1 ओवर dw1। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे ये वाला चक्कर क्यों नहीं हुआ। ये नहीं हो सकता क्योंकि हम किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, x1 का विद रिस्पेक्ट टू w। ये तो x1 तो सीधा सीधा w की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, तो अब हमें घूम के नहीं जाना पड़ेगा, ये तो सामने ही डेरिवेटिव पड़ा है, इसलिए हमने ये वाला पंगा यहाँ पे नहीं किया। ठीक है, आगे चलते हैं। माइनस अगेन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहला इसी तरह दूसरे का डेरिवेटिव। किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव हमेशा w1 के रिस्पेक्ट से है क्योंकि इसी का तो देख रहे हैं, प्लस दूसरा इसी तरह पहले का डेरिवेटिव dx2 ओवर dw1। इस सारी इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया, सिंपल प्रोडक्ट रूल लगाया है, पहला इसी तरह दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इसी तरह पहले का डेरिवेटिव। इसमें सिर्फ ट्रिकी चीज़ है वो ये वाला पार्ट है, ट्रिकी नहीं है, जस्ट समझने की बात है। y किस चीज़ का फंक्शन होता है, इनपुट का, इनपुट आगे फंक्शन होता है उनकी प्राइसेस का। तो जब भी y में आपने चेंज देखना है ड्यू टू इनपुट प्राइसेस, तो आपको पहले x से होके जाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये चीज़ हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अब जब ये डेरिवेटिव आपने ले लिया, अब सिंपल छोटा सा काम करना है, इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है, चीज़ों को रीअरेंज कर लेना है। अगर कोई अरेंजमेंट हो सकती है, कोई कटिंग हो सकती है तो कोई कटिंग कर देनी है, अगर नहीं हो रही तो ऐसे मूव ऑन करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये हमारा डेरिवेटिव वाला हमने डेरिवेटिव लिया है। अब देखते हैं, सबसे पहले ये देखो, इस चीज़ को देखो, dp ओवर dw1। dp क्या है, चेंज इन प्राइस, जो इनपुट आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है उसमें चेंज ड्यू टू लेबर की प्राइस में चेंज से, लेबर w1 है। ये इंस्टेंट चेंज ज़ीरो होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स हैं, फ़र्ज़ करें सुपर बिस्किट है, सुपर बिस्किट बनाती है कंपनी, उनको कभी लेबर सस्ती मिलती है, कभी लेबर महंगी मिलती है, लेकिन अगर आप देखें तो आपको 40 रुपीज़ का ही पाकिस्तान में सुपर बिस्किट का पैक मिलता है। ठीक है, इसका मतलब वो रोज़ स्टिकर चेंज नहीं करते। तो इंस्टेंटली अगर फ़र्ज़ करें आज मैं सुपर बिस्किट कंपनी का मालिक हूँ, मैंने एक सुपर बिस्किट बनाने, मैंने बाहर से लेबर लिया 800 रुपये के हिसाब से, बिस्किट बनने शुरू हो गए। कल को मुझे फिर लेबर चाहिए, कल को मिली है 1000 के हिसाब से। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सारे बिस्किट्स के ऊपर अब प्राइसेस बदल दूँ, फ़ौरन से नहीं बदल सकता। अगर मुझे रोज़ की रोज़ कभी लेबर मुझे सस्ती मिलती है, कभी लेबर मुझे महंगी मिलती है, लेकिन मेरी प्राइसेस पे उसका ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इंस्टेंटली फ़ौरन से। लेकिन अगर 4-5 माह तक मुझे लेबर महंगी मिलती रही, फिर मैं स्टिकर चेंज करूँगा प्राइसेस के, तो इंस्टेंट चेंज जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, प्लस पी उसी तरह ये इसी तरह, इसमें ये भी सारा इसी तरह, माइनस ये, अब देख dw1 से कट गया, प्लस ये भी इसी तरह माइनस, अगेन ये वाला देखें, W2 क्या है, दूसरे इनपुट की प्राइस। फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर आपने किसी से लिया, उसका रेंट W2 है, और W1 क्या है, लेबर की वेज। अब लेबर मार्केट और है, कैपिटल मार्केट और है, लेबर कितने की हमें मिली है इसका कोई लेना देना नहीं है कि ट्रैक्टर कितने का मिल रहा है। इंस्टेंटली इनके अंदर चेंज भी ज़ीरो है, फ़ौरन से कोई चेंज नहीं आता। 4-5 माह साल बाद जाके अगर ऑब्जर्व करें तो लंबे टाइम पीरियड पे जाके आपको इसमें चेंज मिल सकता है, अदरवाइज तो ये भी ज़ीरो है। ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो, बाकी को लिख लो, ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो, ये ख़त्म हो गया। बाकी पी बच गया, पी को इसके साथ मल्टीप्लाई भी करने, पी इंटू ये सारा इसी तरह आ गया, प्लस फिर पी इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, पी इंटू ये सारा इसी तरह आ गया, माइनस x1 सिर्फ बच गया, प्लस माइनस माइनस, और ये बच गया w1 dx1 ओवर dw, ये ज़ीरो के इक्वल था, ख़त्म हो गया, प्लस माइनस माइनस,
ये बच गया आपका W2 ओवर dx2 ओवर dW1। ठीक हो गया। अब इसको जस्ट रीअरेंज कर दें। रीअरेंज कैसे करेंगे, ये देखें, ये वाली टर्म देखें, इसके अंदर क्या है dx1 ओवर dW1, ये वाली टर्म देखें, इसके अंदर भी है dx1 ओवर dW1। इसको इकट्ठा कर लेते हैं। इस टर्म को देखें, इसके अंदर dx2 ओवर dW1, इस टर्म को अंदर देखें क्या है dx2 ओवर dW1, इनको इसके साथ इकट्ठा कर देते हैं। सही है, बस रीअरेंज कर देते हैं। वही किया हमने, देखिएगा ये और ये आपस में मिलते हैं, इकट्ठे कर दिए, ये इसी तरह लिख दिया सारा, माइनस ये उठा के हम इधर ले आए। क्यों लेके आए हैं, एक ही तरह की चीज़ें एक साइड पे करके उनमें से कॉमन ले लेंगे, सिंपल सी बात है। प्लस ये सारा इसी तरह लिख दिया, इससे क्या मिलता जुलता है, ये वाला इसको ला के इधर रख दिया, माइनस W2 dx2 और dW1। बाकी क्या बच गया था माइनस x1, उसको इधर रख दिया। अब देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, dx1 ओवर dW1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, dx2 ओवर dW1। कॉमन ले लें दोनों में से। देखें इस में से dx1 ओवर dW1 कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया, p डॉट करली y ओवर करली x1 माइनस W1। ठीक है, ये बच गया क्योंकि ये कॉमन आ गया ना दोनों में से। प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, dx2 ओवर dW1, dx2 ओवर dW1 कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया, p डॉट करली y ओवर करली x2 माइनस W2। ठीक है, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया था दोनों में से, माइनस ये सिंपल x1 बच गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ये इज इक्वल टू 0 है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ये इक्वल टू 0 है। ये कैसे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के इक्वल टू 0 है, इसको हम देखते हैं। जब ये 0 के इक्वल है तो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये सारी टर्म खत्म, ये 0 के इक्वल है, इससे ये मल्टीप्लाई होगा, सारी टर्म खत्म, बाकी बच गया माइनस x1। ठीक है, पहले हम इसको लिख दूं, देखें ये भी ख़त्म सारा, ये भी ख़त्म सारा, सिर्फ माइनस x1। माइनस x1 किस चीज़ का फंक्शन था, इनपुट प्राइसेस का और आउटपुट प्राइस का। जैसे मैंने पहले बताया, ये जब हमने स्टार्ट किया था, ये देखिए मैंने कहा था सिर्फ एक दफ़ा आपने फंक्शनल फॉर्म्स लिख देनी है, फिर आपने कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन जब हो जाए एंड रिजल्ट आ जाएगा, फिर दोबारा लिख दो WI और P। इसके अंदर भी लिख सकते हैं सब के अंदर, लेकिन लिखेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत लंबा चलेगा। ठीक है, ना भी लिखो तो भी चल जाएगा काम, अच्छी बुक्स वाला नहीं लिखता, लेकिन एंड वाले पे आपने लिख देना है। ठीक है, तो ये एंड मेरे बचा था सिर्फ x1 के साथ क्या था, किस चीज़ का फंक्शन था, WI व P का, इनपुट प्राइसेस का और आउटपुट प्राइस का। क्या साइन आया, माइनस का, इसका मतलब चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन इनपुट प्राइस इज नेगेटिव, प्रूव हो गया। चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन इनपुट प्राइस इज नेगेटिव, यानी कि प्रॉफिट फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है इन इनपुट प्राइस, जब जब इनपुट की प्राइस बढ़ेगी प्रॉफिट कम होगा। ओके, अब हम ये प्रूव करते हैं कि ये ज़ीरो के इक्वल क्यों है। अगर आपको पता हो प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट इज इक्वल टू PY माइनस W1 x1 माइनस W2 x2, ऐसे ही था ना प्रॉफिट की इक्वेशन, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ये रेवेन्यू है ये कॉस्ट है। इसका विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, कैसे आएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहला इसी तरह दूसरे का, अब मैंने इसको पहला कह दिया, वो मैं जानबूझ के मैंने यहाँ पे इसको पहला किया ताकि आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि ये कुछ भी कर सकते हैं। पहला इसी तरह, दूसरे का डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट से, x1 की रिस्पेक्ट से, प्लस दूसरा इसी तरह पहले का डेरिवेटिव। ठीक है, माइनस इसमें भी ऐसे यही रूल लगना था, वो मैंने लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो यही बचता है W1 ही, तो माइनस W1 आ गया। सीधा सीधा देखें ना, x1 की रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेना है तो सिर्फ W1 ही बचेगा और कुछ भी नहीं बचना, इधर x1 है नहीं तो ये ख़त्म, इज इक्वल टू 0। अब ये वाली टर्म देखें, प्राइस में चेंज, इनपुट की डिमांड्स के साथ उसका कोई लिंक नहीं है, मतलब लेबर के मुझे कितने बंदे चाहिए, इसका मेरी चीज़ों की कितनी कीमत है, इसके साथ कोई लिंक नहीं है। इंस्टेंट चेंज 0 है तो ये सारी टर्म खत्म होगी, बाकी बच गया P डॉट करली Y ओवर करली x1 माइनस W1 इज इक्वल टू 0। ये देखें, यही फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन थी, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के अकॉर्डिंग ये 0 के इक्वल होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये देखें P करली Y ओवर करली x1 माइनस W1, P करली Y ओवर करली x1 माइनस W1 इज इक्वल टू 0 होता है, इसलिए मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू। इसी तरह अगर मैं x2 की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूँगा तो ये वाला पार्ट बन जाएगा। बुक्स वाला तो इस चीज़ को लिखता ही नहीं है, बस वो समझ जाता है, वो सिर्फ ये वर्ड लिख देता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इज इक्वल टू 0, लेकिन आपको लिखना है ये सारा, ये ज़रूरी होता है, इससे ज़रा ना क्लियर हो जाता है कि हुआ क्या है। ये कहाँ से आया है ये वाला पार्ट, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। अगर आप प्रॉफिट फंक्शन वाली वीडियो में वापस जाएं तो प्रॉफिट फंक्शन ऐसे ही निकला था ना, x1 के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया था, ये वही डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो यहाँ वहाँ पे लगाई थी, ये मैंने जस्ट आपको यहाँ पे रिवाइज करवाया कि ये 0 के इक्वल ही बनता है। ये सारी प्रॉपर्टी जो पहली और दूसरी है ना, एक ही स्लाइड पे मैंने
कंबाइन की है, ठीक है। अगर आप एक नज़र इसको पास करके देखना चाहें, पहली प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी वही सारी, ठीक है। और ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो लगाई थी मैंने अभी वो, ताकि सामने एक दफ़ा कंपैरिजन हो जाए। अब लास्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉफिट फंक्शन की तीसरी प्रॉपर्टी है प्रॉफिट फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन आउटपुट प्राइस। अब ये इजी है आपके लिए, अगर दूसरी प्रॉपर्टी समझ आ गई है तो। क्या है प्रॉफिट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन आउटपुट प्राइस? अगर आउटपुट की प्राइस बढ़ जाए, यानी कि जो चीज़ आप बना रहे हो उसकी कीमतें बढ़ जाएं, तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, कॉमन सेंस की भी यही बात है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल शर्ट्स बनाता हूँ, इसकी कीमतें बढ़ गई हैं शर्ट्स की, तो मेरा प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा हर यूनिट के ऊपर। लेकिन इस बात को इकोनॉमिस्ट कहते हैं नहीं हम मानते जब तक कि इसका मैथमेटिकल प्रूफ ना हो जाए। हम वही प्रूफ करने जा रहे हैं। अब की बार हमने प्रॉफिट में चेंज देखना है ड्यू टू इन आउटपुट प्राइस। पहले इनपुट प्राइस था, अब आउटपुट प्राइस की देखना, ठीक है ना। सेम वही प्रॉपर्टी है, बस वहाँ पे W1 के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव था, यहाँ पे P के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है। अगेन इसको, ये मेरा वही प्रॉफिट फंक्शन है, इसको पहला फंक्शन कह दो, इसको दूसरा, इसको पहला दूसरा, जिस तरह भी आपने करना है। चलिए इसी तरह कर लेते हैं, इसको पहला दूसरा, पहला इसी तरह दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा इसी तरह पहले का डेरिवेटिव, सेम वही रूल। लेकिन अब की बार जो डेरिवेटिव वो P नहीं है, वो W1 नहीं है, P है, ठीक है। माइनस माइनस पहला इसी तरह दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा इसी तरह पहले का डेरिवेटिव, माइनस पहला इसी तरह दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा इसी तरह पहले का डेरिवेटिव। वही सेम रूल है, सिंपल वही सेम रूल है। यहाँ पे जस्ट हमने P के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया है। अगेन यहाँ पे भी आपकी जो ट्रिकी पार्ट है वो यही पार्ट है कि Y में अगर आपने चेंज देखना है ड्यू टू प्राइस, आप ऐसे नहीं देख सकते। पहले Y को, Y क्या है? आउटपुट है, चीज़ें जो आप बनाते हो वो चीज़ें ज़्यादा कैसे बनेंगी, वो कैसे चेंज होंगी जब आप लेबर या कैपिटल को चेंज करेंगे। तो इसलिए पहले Y में जो चेंज है वो उस इनपुट के रिस्पेक्ट से होगा, फिर उस इनपुट में जो डिमांड आपने कम या ज़्यादा करनी है उसकी, वो डिपेंड करता है आपकी कीमतों के ऊपर। तो इसलिए ये इस तरह डेरिवेटिव आता होता है, डायरेक्टली नहीं ले सकते, ठीक है। अगेन वही बात है, P अब देख लेते हैं कोई इंस्टेंटली ज़ीरो वाला कनेक्शन तो नहीं है, कोई कटिंग तो नहीं हो रही। DP से DP कट गया, ठीक हो गया। इधर आते हैं, ये इसी तरह आ जाएगा, इसी तरह आ जाएगा। ये देखें इसको, ये भी इंस्टेंटली ज़ीरो चेंज है। कैसे? आप जो लेबर की प्राइस है उसका आपकी चीज़ों की प्राइस के साथ इंस्टेंटली कोई चेंज नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं सुपर बिस्किट बनाता हूँ, 40 रुपये का मैं एक बेचता हूँ, कभी मुझे लेबर महंगी पड़ती है, कभी मुझे सस्ती पड़ती है। उस लेबर के सस्ते या महंगे होने का, यानी कि उसको जो मैं सैलरी दूंगा उसका मेरी कीमतों पे इंस्टेंटली कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि कभी मुझे सस्ती मिली, कभी महंगी मिली। हाँ, 2-4 महीने अगर मुझे महंगी मिलती जाएगी तो फिर कनेक्शन बन सकता है, या सस्ती बनेगी, सस्ती मिलने लग जाए, फिर कनेक्शन बन सकता है। इंस्टेंटली मैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर जो स्टिकर लगे हैं ना कीमतों के, वो रोज़ रोज़ चेंज नहीं कर सकता, इसलिए ये ज़ीरो के इक्वल है। अब इसको देखें, अगेन ये प्राइस की वजह से मेरी चीज़ों की क्या प्राइस है, उसका लेबर या फर्ज करें दूसरा फैक्टर है कैपिटल, उसकी प्राइस के ऊपर कोई लिंक नहीं है। ये भी इसको इस तरह याद रखें, प्राइस की वजह से प्राइस में चेंज हमेशा इंस्टेंटली ज़ीरो होता है, यानी कि इनपुट की प्राइस में चेंज आउटपुट की प्राइस की चेंज की वजह से इंस्टेंट प्राइस का चेंज ज़ीरो होता है। खैर वही सेम रूल वहाँ पे लगा है। ये भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, बाकी क्या रह गया, Y इसी तरह आ गया, प्लस इसको ओपन कर लो, P इसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 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 P इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ये ख़त्म हो गया ज़ीरो की वजह से, 0 × 0 प्लस माइनस माइनस ये इसी तरह आ गया, ये भी ख़त्म हो गया सारा, प्लस माइनस माइनस ये बच गया, इधर आ गया, ठीक हो गया। अब इसको रीअरेंज करना है, रीअरेंज, ये वही इक्वेशन है। अब नेक्स्ट स्लाइड में वही मैंने दोबारा लिख दी, यानी कि ये वाली इक्वेशन मैं ऊपर लिख, ये देखें वही सेम इक्वेशन है। अब जैसे इसको रीअरेंज कर लें, वही रूल है सिंपल जो पहले किया था। पहले क्या किया था, ये देखें dx1 dp इसमें है, dx1 dp इसमें, इनको इकट्ठा कर लो, वही किया मैंने। y प्लस ये इसी तरह, इसमें dx1 dp है, इसमें dx1 dp, इसको साथ ले आओ इधर, माइनस w1 dp, साइन भी साथ में आएगा ना, प्लस इसमें dx2 dp है, इसमें भी dx2 dp, इनको इकट्ठा कर लो, इसमें प्लस है, प्लस ये सारा उसी तरह, माइनस ये साथ में आ गया। कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, dx1 ओवर dp, क्योंकि इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, कॉमन आया तो बाकी क्या बच गया, p डॉट करली y ओवर करली x1, ये कॉमन था बाहर आ गया, माइनस
W1 आ गया, ये कॉमन था, बाहर आ गया। अगेन इन दोनों में क्या कॉमन आया, dx2 ओवर dp, dx2 और dp बाहर आ गया, बाकी जो बच के अंदर लिख दो। अब मैं दोबारा से फर्स्ट ऑर्डर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के अकॉर्डिंग जीरो है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के अकॉर्डिंग जीरो, जो मैंने आपको पहले करके दिखाया कि कैसे जीरो है, तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लिख दो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इज इक्वल टू जीरो, जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो, ये सारा खत्म, ये सारा खत्म, बाकी बच गया सिर्फ y। अब एंड वाला पार्ट है, तो अब इसको फंक्शनल फॉर्म को दोबारा लिख दो, जिस तरह मैंने पहले बताया कि ऊपर फंक्शनल फॉर्म लिखनी है, कैलकुलेशन करनी है, एंड पे फंक्शनल फॉर्म लिख देनी है। अब ये क्या बना, इसे कहते हैं करली प्रॉफिट ओवर करली पी, यानी कि चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट प्राइस, क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है। क्या मतलब बना, जैसे जैसे मेरी चीज़ों की प्राइस बढ़ेगी मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रूफ हो गया। अब इस जो पहली, ये देखें पहली प्रॉपर्टी क्या थी, समराइज करते हैं, पहली प्रॉपर्टी है होमोजीनियस और डिग्री 1 है, दूसरी प्रॉपर्टी है प्रॉफिट फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इन इनपुट प्राइसेस के। ये जो आंसर है इसका एक नाम है, इसका नाम पता क्या है, इसको कहते हैं होटलिंग लेमा, ये आपने लिख लेना है, मैंने अभी लिखा नहीं था, होटलिंग लेमा इसको कहते हैं। ये जो एंड रिजल्ट आता है ना कि प्रॉफिट फंक्शन का अगर W1 की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें तो फिर हमें इनपुट डिमांड फंक्शन ही मिल जाता है, x1 ही मिलता है, इसका नाम होटलिंग लेमा है। क्योंकि नेगेटिव आंसर आया तो ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि प्रॉफिट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इनपुट उसी की प्राइस आउटपुट प्राइस के साथ पॉजिटिव है, यानी कि प्रॉफिट फंक्शन का जब भी विद रिस्पेक्ट टू पी डेरिवेटिव लेंगे तो हमें जो फंक्शन मिलेगा वो आउटपुट सप्लाई फंक्शन मिलेगा, इसका नाम भी है होटलिंग लेमा। और ये हमारी प्रॉपर्टी को भी प्रूफ करता है कि इसके अंदर चेंज जो है वो पॉजिटिव आएगा। ये तीन प्रॉपर्टीज़ थी, ज़्यादातर बुक्स में तीन ही होती हैं।